વિદ્યાર્થી મિત્રો કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગયા અઠવાડિયે આપણે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એ જે કાવ્ય છે એની આપણે સમજ મેળવી એનું ગાન કર્યું. હવે આજે આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવવાના છે. તો અભ્યાસ કા પ્રશ્ન એક है आशय स्पष्ट એટલે કે અહીંયા આપણે જે કાવ્ય પંક્તિ આપી છે આપણને એ જે કાવ્ય પંક્તિ છે એનો અર્થ શું થાય છે એ આપણે સમજાવવાનો રહેશે. તો युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो उठो ढरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण કરો. એટલે આ કાવ્ય પંક્તિ દ્વારા કવિ આપણને શું કહેવા માંગે છે તે આપણે લખવાનું છે. तो युग युग के मुरझे सुमनों में यानी कि काफ़ी सारे समय से हमारा जो देश है वो गुलाम रहा है. इसकी वजह से हमारे यहाँ की जो आम जनता है उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है, वो मुरझा गए हैं. वो मानसिक तौर से काफ़ी उसका स्तर जो है वो नीचा चला गया. उसके चेहरे पे हमें मुस्कान लाना है, उसमें हमें आत्मविश्वास का सिंचन करना है, कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे भी अपने आप पे गौरव हो, अपने देश पे गौरव हो. उठो धरा के अमर सपूतो उन्होंने नया निर्माण करो. એટલે ધરતી માના અમર પુત્રો તમે ઉઠો જાગો અને કંઈક પ્રયત્ન કરો જેથી કરી અને આપણા દેશની આપણે પ્રગતિ કરીશું. कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो आ प्रश्नના જવાબમાં પણ આગળ તમને જે કાવ્યમાં સમજ આપી છે એ જ પ્રમાણે કે દેશના યુવાને કવિ કહે છે કે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા निर्माण करो. यानी कि अब हम आज़ाद हैं, नया युग है, हमारे यहाँ जो जनता है उनके चेहरे पर मुस्कान लानी है और नया युग की शुरुआत करनी है, देश को प्रगति करनी है. इसी तरह हम अच्छी तरह पढ़ाई करें और प्रगति करने का संदेश कभी देते हैं. हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय संपत्ति यानी कि हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर में जो जो सरकारी मकान है, सरकारी वस्तुएं हैं, उसे राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं. यानी कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, गार्डन है, और यानी कि हमारे यहाँ पर हेरिटेज प्लेस है. मानो कि हमारे स्कूल के सामने जो डच गार्डन है, डच सिमेट्री, वो राष्ट्रीय संपत्ति के हैं. आगरा में ताजमहल, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसे हम राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं. तो उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं? मानो कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है तो उसमें बस और रेलवे भी आ सकती है. तो जब हम बस या रेलवे में मुसाफरी कर रहे हो तो उसे हम गंदा नहीं करेंगे. कोई उससे नुकसान पहुंचाता है तो उसे समझाएंगे, उसको ऐसा करने से रोकेंगे. मानो कि कई बार आंदोलन होते हैं तो कई बार लोग सरकारी संपत्तियों को जला देते हैं, बस स्टैंड जला देते हैं, बस को जला देते हैं. तो ऐसा करने से उनको रोकेंगे, उसको समझाएंगे कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से हमें खुद को ही नुकसान पहुंचता है. ऐसे हम उसको सीख देंगे. आगे है स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो कवि माहेश्वरी जी धरा अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि धरा के जो अमर सपूत है वो उठकर चलने लगे, कुछ ऐसा कार्य करे, कुछ ऐसी प्रगति करे कि जिससे देश आगे बढ़े, देश के सभी लोग सुखी हो, देश के सभी लोगों के चेहरे में मुस्कान हो. ऐसी सपूतों से इच्छा रखते हैं. कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो आगे अभ्यासના જે પ્રશ્ન છે તેમાં આવી ગયું કે યુગ યુગ કે મુરઝે સુમનો में नई नई मुस्कान हो. એટલે કહેતા કે વર્ષોથી આપણા દેશના જે ગરીબ વર્ગ છે, મધ્યમ વર્ગ છે, જે પછાત વર્ગ છે, એમના ચહેરા પર એમના જીવનમાં ખુશી આવે, એમનું જીવન સ્તર સુધરે, એમના ચહેરા પર મુસ્કાન આવે એવું કવિ ઈચ્છે છે. देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या करना चाहोगे? हमारा देश का नवनिर्माण करना है तो आप क्या करना चाहोगे? तो आप अच्छी पढ़ाई करो,
पढ़ लिख कर कुछ अच्छी ऐसा काम करो जिससे आपको खुद को तो फायदा हो, उसके साथ साथ हमारे समाज को, हमारे राज्य को, हमारे देश का नया निर्माण हो। जैसे कि अभी अभी योजना चल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है आत्मनिर्भर योजना। उससे प्रधानमंत्री हमें क्या सीख देते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी चीज़ वस्तुओं की ज़रूरत है वो सभी चीज़ें हमारे देश में बने, सभी चीज़ों का उत्पाद हमारे देश में हो। यानी अभी अभी हमने देखा कि हमारी जो सैन्य बल है उसके जो शस्त्र सरंजाम है वो विदेश से हम आयात करते थे, तो अभी उसमें एक सुधार आया है कि अब जो सैन्य का जो डिफेंस इक्विपमेंट होगा वो सब हमारे देश में बनेगा। ऐसे करके भी आप कुछ कर सकते हो। मानो कि विदेशों में है तो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने मोबाइल में ऐप बनाते हैं, उसके द्वारा वो प्रगति करते हैं। वैसे भी आप कुछ ना कुछ आपको जिसमें रस हो, रुचि हो, उस फील्ड में आगे बढ़कर खुद की प्रगति करो और देश के लिए कुछ अच्छा करो, जिसके लिए देश की प्रगति हो, देश को लोगों को सम्मान मिले, देश की सुख सुविधा बढ़े। ऐसा कार्य करना चाहिए। इस कविताओं में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो आ कविताમાં આપણે ઘણી બધી વાર વાત કરી છે કે ભાઈ તમે તમારા જીવનમાં ઉઠો, કંઈક નવું કરવાનું ઈચ્છા રાખો અને એના દ્વારા આ જે દેશની સંપત્તિ છે એ એની આપણે રક્ષક બનીએ, એના પૂજારી બનીએ, એમ કરી અને આપણા જીવનમાં કંઈક સારી બાબતો રોજ નવીન શીખતા રહીએ અને આપણી ભારતની જે ભાવના છે વસુદેવ કુટુંબકમ એ ભાવના આપણા જીવનમાં દ્રઢ કરીએ અને એને ઉતારવી જોઈએ। આ રીતના તમને ગુજરાતીમાં समझ આપે છે पर તમારે हिंदी में લખવાનું, यानी कि इस काव्य में जो हमें अच्छी अच्छी बात सिखाई गई है कि हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, हमारे देश की जो आम जनता है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, इसके लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, देश की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमारी जो भावना है कि वसुदेव कुटुंबकम, हम सब साथ रहे, एकता से रहे, जीवन में करना चाहिए। प्रश्न 2 है वो एकदम सरल है, उस ऊपर एक काव्य दिया गया है, उसके आधार पर आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये तो सरल है, आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हो तो ऊपर देख के आपको इसके जवाब लिखने हैं और मैं मानता हूँ कि आप सब इसको लिख सकते। दूसरा चित्र है, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। हमें यहाँ 5 शब्द दिए गए, फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। હવે દરેક વિદ્યાર્થીએ ખાસ આ પ્રશ્નનો જવાબ લખે અને જાતે લખે, કારણ કે આગળ આ જ કાવ્યમાં આપણે શીખ્યા છે કે આપણે કંઈક નવું નિર્માણ કરવું છે, તો કાવ્યનું નિર્માણ કરતા થાવ, એમાં શબ્દો આવે, એમાં એ બી તમારે બીક નહીં રાખવી કે મારું ખોટું પડશે અથવા મને નથી આવડતું, એવી નકારાત્મક ભાવના રાખવાની નથી। આપણને જેવું આવડે એવું કાવ્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો અને એ કાવ્યમાં આ શબ્દ આવવા જોઈએ, બરાબર। અહીંયા આપણે જે કાવ્ય છે એનો જે પ્રાસ છે એમાં પણ તમે કાવ્ય બનાવી શકો છો। આ કાવ્ય જે બનાવવાના છે તો એના આગળ પણ તમને એવું બીજું થાય છે, અપૂર્ણ કાવ્ય કો પણ માં ખાદી કી ચદ્દર દે દો મેં ગાંધી બન જાઉંગા, બરાબર। આ રીતનું જે આ 2 પ્રશ્ન છે એમાં તમારે જાતે એ કાવ્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। હવે આગળ જે બરાબર એમાં સંજ્ઞા છે, એમાં ખાસ આપણને સંજ્ઞાના પ્રકાર આપવામાં આવ્યા છે, બરાબર। तो जुओ, तो उपयुक्त वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गए, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था, तो हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी, तो पक्षियों ने उड़ान भरी। उसने मुझे मिठाई दी, उसने हमें मिठाइयाँ दी। तो उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक रूप में था, उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। भाववाचक संज्ञा का उपयोग सदैव एक वचन में किया जाता है और बहुवचन में प्रयुक्त किया जाने वाला जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है।
એટલે કે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ભાઈ ભાવવાચક છે ને એમાં સંજ્ઞાનું એક વચનનું જ રૂપ આવશે, અને જો એ સંજ્ઞાનું બહુવચન થાય તો એ ભાવવાચકમાંથી જાતિવાચક થઈ જતી હોય છે। बराबर। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञाओं में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। विज्ञान ने दूरी को कम कर दिया। बराबर। तो विज्ञान ने दूरियां कम कर दी। नदी की लंबाई अधिक है। आ रीतना तमारे आ बधा वाक्य बनावाना छे। आज आपणो अहीं चौथा नंबरनो जे पाठ छे ए पूर्ण थाय छे। दरेक विद्यार्थीने खास विनंती કે ચા આ પાઠનું સ્વાધ્યાય અભ્યાસ લખે, સારા અક્ષરે લખે, નોટ સારી બનાવે અને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે, કારણ કે જો આપણે સારો અભ્યાસ કરશું તો જ આપણી દેશની સેવા કરી શકીશું। તો આજે જે તમને મેં સમજ આપી છે એ આશા રાખું તમને સમજાયું હશે અને બધા સારા અક્ષરે લખશો। ધન્યવાદ।